सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो डियर बच्चों, इससे पहले मैंने आपको यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, ये वो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, पार्ट 2 है। ठीक है, क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 कब का और कैसे का, वीडियो नंबर पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसकी हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं एकदम डिटेल के साथ, जैसा पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था एकदम सेम टू सेम वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट। देखो, इससे पहले मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, क्यों वो जैसे जुआ कपाल में ही अपना भोजन करते थे। ठीक है, कौन जो तांत्रिक विचारधारा के लोग थे, वो शैव धर्म के जो लोग थे वो तांत्रिक विचारधारा के थे। वो कहाँ पे भोजन करते थे? वो मनुष्य के कपाल में, खोपड़ी में भोजन किया करते थे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, जैसा कि आपको शायद पता होगा, यह गुप्त काल में वैष्णव धर्म संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुप्त काल में, यहाँ पे लिखा है गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हो गया। इसमें कृष्ण की रामलीला का बड़ा महत्व है। तो वैष्णव संप्रदाय में जो लोग थे वो कृष्ण लीला, ठीक है, या रामलीला का बड़ा महत्व है वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय विष्णु को मानते थे। वैष्णव मतलब विष्णु धर्म को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। शैव धर्म को मानने वाले मतलब शिव धर्म, मतलब शिव जी को मानने वाले शैव धर्म। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव धर्म। ठीक है, तो यही बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। सब धर्म में अलग अलग प्रकार के हैं। इससे पहले मैंने को बताया था कि जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में इस्लाम को मानते थे। ठीक है, तो गुप्त काल में माता देवी की उपासना का पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी में इसे उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। ठीक है, लगभग 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र का भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग्य, पूजा, दिनचर्या, अनेक प्रकार की आचार व्यवस्था थी। देखो यहाँ पे लिखा है 7वीं शताब्दी में उपासना तंत्र मंत्र का बड़े पैमाने पर विकास हुआ और तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग्य, पूजा, चर्चा, अनेक प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। देखो इसी काल में हम लोग ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण जो पंडित जिसको कहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हम लोग आदर करते हैं। तो किस काल में? तो इसी काल में, मतलब कौन से? गुप्त काल में। देखो यहाँ पे लिखा है गुप्त काल में ही समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मतलब समाज में गुप्त काल में, जैसे ये कलयुग है तो गुप्त काल में, ठीक है, जैसे कलयुग, जैसे गुप्त काल था। ठीक है, जो गुप्तों का जब शासन था तो उसे गुप्त काल कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में ही समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई। आपने याद रखना है कि लोग समाज में ब्राह्मणों की आदर कब करने लगे? तो गुप्त काल में। ठीक है, राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो दक्षिण भारत की चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत देखो बताया है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ये भारत का निचला, ये भारत है। ठीक है, भारत का निचला वाला भाग है, तो ये है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, ठीक है, तो दक्षिण भारत में कौन थे? यहाँ पे दक्षिण भारत में चोल शासक रहते थे। चोल शासक कहाँ का था? दक्षिण भारत का। उनके भव्य मंदिर के निर्माण किए जाने लगे। ठीक है, इसके बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो छोटा छोटा आप बात जान लीजिए। वैसी वस्तुएं की सूची बनाएं जिससे हवन में डाला जाता है। ठीक है, तो इसकी सूची आप, मुझे आशा है आप बना लेंगे क्योंकि आपने सबने हवन किया होगा। ठीक है, तो इसकी सूची आप बनाइए, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। तो देखो इस काल में, मतलब जो इस काल में, ठीक है, गुप्त काल में बहुत सारे हमारे कौन से संत का जन्म हुआ? कबीर का, रैदास का, नानक का, रामानंद का आदि। ठीक है, जो रामानंद है जिन्होंने रामायण जो बनाया था, जो आप रामायण की वीडियो देखते हो, रामानंद सागर ने ही बनाया था। ठीक है, कबीर का, रैदास, नानक। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग हैं, ये आपने याद रखना है कि ये भक्ति मार्ग के थे। ठीक है, ये भक्ति की पूजा को स्वीकार करते, ये भी भक्ति थे, ये भी भक्ति किया, ये भी भक्ति। ठीक है, रामानंद ने रामचरितमानस की या राम की जो वीडियो है रामायण की, उनको इन्होंने बनाया था।
दोहे आज भी आम आदमी द्वारा सुनते होंगे, ठीक है। आपने जो दोहे हैं आम आदमी के द्वारा सुनते होंगे, हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते भी होंगे दोहे, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, ये सब कबीर के द्वारा है। तो ये एक प्रकार का दोहा है, ठीक है। दोहा का मतलब क्या है? दोहा का मतलब क्या होता है बच्चों? कम शब्दों में ज़्यादा बात रखना, ठीक है। कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल देना, ठीक है, उसे दोहा कहते हैं। जैसे मुहावरे, मुहावरे में कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल देते हैं हम लोग, तो मुहावरे कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने पुस्तक में पढ़ते होंगे। हम लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया, किसी कर्मकांड के प्रेम, भाईचारे में भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है, ठीक है। और इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया, बिना किसी कर्मकांड के प्रेम, भाईचारा और भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। तो देखो, जो ये जितने भी ये कबीर, रैदास, नानक, रामानंद, ये सब व्यक्ति जो हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी पूजा पाठ के, ठीक है, बिना भगवान को प्रसाद चढ़ाया, बिना भगवान की घंटी डुलाया, ठीक है, उसके बिना भी प्रेम करके व्यक्तियों से भाईचारा का, ठीक है, भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये संदेश दिया। इन भक्त संतों की तरह मुसलमान संत भी जो थे सूफी संत कहलाए। जैसे ये हिंदू धर्म में ये सब संत कहलाए, और जो मुसलमान के जो संत थे, जो मुसलमान के पंडित थे, वो सूफी संत कहलाए। तो देखो यहाँ पर सूफी संत लिखा है। देखो, हिंदू धर्म में पंडित और मुसलमान में सूफी संत। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत वह पद सब त्याग कर वह गरीबों को और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। जैसे हमारे पंडितों ने या हमारे जो संत थे, उन्होंने यह वो नारा दिया कि प्रेम और भाईचारा के द्वारा भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। उसी प्रकार जो सूफी संत थे, जो मुस्लिम के पंडित थे, उन्होंने यह नारा दिया कि गरीबों की, ठीक है, गरीबों की और प्रेम को, गरीबों और लाचारों की सेवा करके हम लोग सेवा करना ही भगवान से मिलना है या भेंट करना है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दारिया साहब का नाम भी उल्लिखित है, ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवि, ये देखो यहाँ पर लिखा है कि बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवि, ठीक है। तो बिहार के एक प्रसिद्ध भक्ति हिंद कवि थे, कौन थे? दारिया साहब। ये नोट कर लीजिएगा, दारिया साहब का भी नाम उल्लिखित है। इनका जन्म शाहाबाद जिले में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत सफरुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। इनके बारे में विशेष रूप से आप इकाई 7 में पढ़ेंगे। देखो, इनका जन्म, बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दारिया साहब का नाम भी उल्लिखित है। इनका जन्म शाहाबाद जिले में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे, ठीक है। तो ये कहाँ? मनेर के प्रसिद्ध हजरत शमसुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। तो ये जो दारिया साहब थे, वो कहाँ के थे? मनेर के थे, ठीक है। जैसे गंगा के उस पर एक मनेर है, जहाँ पे मेरे चाचा जी वगैरह रहते हैं, बड़े पापा रहते हैं। वहाँ पे मनेर में एक क्या है, वो एक दरगाह है, ठीक है। वहाँ पे दरबार में ये मुस्लिम परिवार में थे, वहाँ पे ये पंडित थे उस दरगाह में, ठीक है। दारिया साहब। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय हुआ। इसी काल में नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि समय के साथ ही सब चीज़ परिवर्तन होता चला गया, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पार्ट 2 जरूर देखिए। तो अभी अपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया, ठीक है। जो मध्यकाल था, हम लोग मध्यकाल पढ़ रहे हैं। मध्यकाल में केवल लोगों ने बहुत सारे आविष्कार भी किए। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जैसे चरखा कपड़ों के लिए काटने के लिए, ठीक है, और जैसे कुआं या रहट पानी खींचने के लिए, ठीक है, पानी निकालने के लिए, और घोड़े की नाल युद्ध में घोड़े को कोई परेशानी ना हो उसके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे याद नहीं आ रहा, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। तो ज़रूर आप पार्ट 1 देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। इसी काल में देखो यहाँ पे लिखा है कि सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का प्रभावित हुआ। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास की एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। तो देखो, जो राजपूत समुदाय है, राजपूत जो जाति है या धर्म है,
वह किस काल में आए, किस काल में जाने गए, तो मध्यकाल में ही। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी काल में राजपूत ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया या उभरा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए जो राजपूत लोग थे वह किस काल में आए, तो वह मध्यकाल में आए, आपने याद रखना है। राजपूत कौन थे और कहाँ से आए, इस पर इतिहासकार में एक मत है, नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत सेनापति और सैनिक भी आते थे। ठीक है, अन्य एक समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के पाठक्रम, राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। तो देखो यहाँ पे लिखा है राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं, ठीक है, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। ये इंपॉर्टेंट है। राजपूत का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ राजा होते थे। राजपूत मतलब सामंत, राजा और बल्कि सेनापति और सैनिक भी होते थे। राजपूत का मतलब जो युद्ध में लड़ाई करे, दूसरों की रक्षा करे। ठीक है, सेनापति और सैनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एक अन्य समुदाय कवि और चाणक्य चारण का था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इसी काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय हैं। इसी काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां जो हैं वो आज भी हमारे आसपास के क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है, राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाले कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाशित आई। देखो यहाँ पे बहुत एक छोटा सा लाइन दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। जो राजा के दरबार में जो लोग कवि रहते थे, पढ़े लिखे लोग रहते थे, उसे कौन सी जाति थे, कायस्थ जाति। ठीक है, कायस्थ जाति कौन थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो जो राजा के यहाँ काम करते थे, किसका, पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, तो राजा के यहाँ जो काम करने वाले थे पढ़े लिखे लोग, उसे कायस्थ जाति कहते थे, इस काल में प्रकाशित में आई। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसी काल में राजपूत आए और राजाओं के जो दरबार में जो पढ़े लिखे लोग रहते थे वो कायस्थ जाति के थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी लिख लीजिएगा कि इसके अलावा सिख, जाट, ठीक है, हिंदू, इस मध्यकाल में जो धर्म के लोग थे वो सिख जाति के थे, राजपूत के थे, ठीक है, कायस्थ के थे, वैष्णव धर्म के थे, ठीक है, शैव धर्म के थे, ये सबको बता दिया। मुस्लिम धर्म के भी लोग थे। इस समय बिहार के बहुत से जनजातीय समूह का उदय हुआ जिसमें चेरा राजवंश प्रमुख था। जो मध्यकाल में, यहाँ पे देखो हम लोग बिहार की किताब पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हम लोग बिहार की किताब पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में हम लोग अधिक जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इस समय जो था, इस समय बिहार में बहुत से जनजातीय समूह का उदय हुआ जिसमें चेरा राजवंश बहुत प्रमुख था। ठीक है, किस समय, मध्यकाल में। तो ये लिख लीजिए कि मध्यकाल में जो बिहार में समूह था जनजातीय का वो चेरा राजवंश का था। चेरों ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ठीक है, मेरा जो गांव है वो सारण जिले में है। तो जो चेरा समुदाय था वो शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले के शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मेरा जो घर है वो सारण जिला में है। ठीक है, तो सारण जिले की स्थापना किसने की थी, चेरा समुदाय ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेरा ने। ठीक है, तो चेरा ने शाहाबाद, चंपारण, ठीक है, चेरा समुदाय ने किसकी स्थापना की थी, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले के शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। तो ये आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चेरा लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर, शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिनके दो बेटे चांद व मुंड इस क्षेत्र में चंडेश्वरी या मुंडेश्वरी नामक मंदिरों के लोक कथाओं से जुड़े थे। देखो यहाँ पे चैनपुर, शाहाबाद जिला, चैनपुर को शाहाबाद जिला भी कह सकते हैं, और बागमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके दो बेटे चांदपुर एवं मुंड इस क्षेत्र में चांडेश्वरी या मांडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, मध्यकाल में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कैसा हुआ ये इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि जब मध्यकाल में लोग भाई जीने के लिए क्या क्या उपयोग करते थे, उनको जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा। मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में एकदम डिटेल से बताया है कि कैसे कैसे वो विज्ञान के क्षेत्र में,
रुचि रखते थे, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, मतलब उनका जीवन विकास हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया मैंने, जाके फर्स्ट फर्स्ट जरूर देखिए, ठीक है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। देखो खेती मैंने आपको बताया, पार्ट फर्स्ट में बताया था आपको, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। खेती के लिए क्या करते थे किसान, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने हल का आविष्कार कर लिया था, हल और कुदाल का आविष्कार कर लिया था इस मध्यकाल में, ठीक है। तो खेती के लिए योग्य भूमि की तलाश कर रहे थे और जंगल काटे जा रहे थे। तो मध्यकाल में ही बहुत ज़्यादा जंगल काटे गए, क्योंकि खेती के लिए भूमि का खोज हो रही थी। जंगलों में रहने वाले वनस्पतियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए, वे किसान बन गए। तो लोग किसान कैसे बन गए कि वह पहले जनजाति थे, उन्होंने जंगलों काट के खेती करना शुरू किया और वह जनजाति किसान बन गए। तो देखो यहाँ पे कैसा बना लिखा गया है, किसान बन गए। धीरे धीरे उनका जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का यह नया समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगा। तो किसानों का यह नया समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों और मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगा। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। वे जातियां व उपजातियां विभाजित होने लगी। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। तो देखो हमारे आज भी इलाके में पंचायत होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और आपस में बातें करते हैं, विचार करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताया गया है। जो किसान थे, किसान कौन थे भाई? वो वनवासी थे। वनवासी खेती करने लगे और खेती करते करते वे किसान बन गए। जब वो किसान बन गए तो जब वो राजाओं के जो प्रजा थी वो बाजार मुखियाओं और पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। मतलब किसान ये किसान बन गए। यहाँ के कुछ लोग थे, ये देखते थे कि भाई खेती करते थे ये, तो इससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए, मतलब कि ये कैसे कैसे कर रहा है। इसी के बीच वो लोग जानने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखने पड़ी। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगी, ठीक है। किससे? बाजार के मुखिया से, पुजारी से, मठों और मंदिरों से। क्योंकि किसान जो ये सब जो थे, किसान जो थे वो कभी ना, उनको क्या पता मुखिया, पुजारी, मठ, मंदिर क्या होता है। तो इनके बीच किसान और इन सभी लोगों के बीच बाजार के लोग थे, जो मुखिया थे, पुजारी थे, इन दोनों के बीच मतलब बराबरी नहीं बैठ पा रही थी। मतलब ये दोनों आपस में भावना पनपने लगी ऊंच नीच की, ठीक है, ऊंच नीच की भावना पनपने लगी इन दोनों के बीच, किसान और इन सब के बीच। एक तरफ किसान था और एक तरफ ये बाजार के मुखिया, पुजारी, ठीक है, मठ के लोग थे। ये सब आपस में मतलब भेदभाव करने लगे। तो देखो यहीं से भेदभाव की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। सबसे पहले भेदभाव की उत्पत्ति मध्यकाल में हुई थी। देखो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। उनके बीच ऊंच नीच की जात भाव होने लगी। वे जातियाँ और उपजातियाँ विभाजित होने लगे, ठीक है। जातियों का निर्माण भी यहीं से हुई थी। तुम इस जाति को हो, तुम इस जाति के हो। ये जातियाँ अपना स्वयं नियम बनाती थी, ठीक है। जातियाँ जो होती थी वो स्वयं नियम बनाती थी। भगवान थोड़ा बनाए कि जो कुम्हार है वो सिर्फ मिट्टी का काम करेगा। ये सब जातियाँ स्वयं काम करती, अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जो इन नियमों का पालन कौन करवाती थी? बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिनके इलाकों में जातीय पंचायत कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए बच्चों की जो जाति बनी है वो भगवान ने नहीं बना के भेजी है, जाति लोग ने, इंसान लोगों ने बनाया है। और वो नियम भी इंसान लोगों ने बनाया कि तुम कुम्हार जाति के हो तो तुम मिट्टी का बर्तन बनाओगे, और तुम चमार जाति होगे तो तुम जूता चप्पल सियोगे, ठीक है। तो यही काम है। तो लोगों के जीवन में ये मतलब आर्थिक, ये क्या, सामाजिक परिवर्तन हुआ। सामाजिक परिवर्तन, समाज से परिवर्तन हो गया। देखो लोग से सामाजिक परिवर्तन हुआ यहाँ पे ना, समाज में परिवर्तन हुआ। लोग आपस में भेदभाव करने लगे, ऊंची नीची जातियाँ बनने लगी, ठीक है। तो ये सब समाज के परिवर्तन हो गए, ठीक है, मध्यकाल में। अब ऐतिहासिक स्रोत जान लेते हैं। थोड़ा ऐतिहासिक स्रोत दिया गया है। पहले बच्चों थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है, आप भी पी लो। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। बच्चों पढ़ने से पहले बगल में पानी वानी लेके बैठा करो, क्योंकि प्यास, गला बोलते बोलते सूखने लगता है, इसलिए मैं पानी पी लेता हूँ। आपको भी वीडियो देखते देखते प्यास लग जाती हो तो
कुछ लेके बैठा करिए, जैसे बादाम हो गया, पानी हो गया, ये सब खाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, मज़ा से सुनते, सिर्फ सुनना है, ठीक है, सुनना है और चीज़ों को बाद में पढ़ना है। पहले किताब सामने रख के और जहाँ जहाँ टिक लगा वहाँ पे टिक करते रहना है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे ये खाली खाली जगह में लिख लेना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई इसका अब ये इस जैसे ऐतिहासिक स्रोत का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसके आसपास ही लिखेंगे, नहीं कि दूसरे पेज पे लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसका किसका है, ठीक है। अब ऐतिहासिक स्रोत पढ़ा रहे तो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बगल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, जो खाली जगह बची रहती है, ठीक है। देखो, इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है। अतीत मतलब क्या, पुरानी चीज़, अतीत मतलब पुरानी चीज़ या बीते समय की पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। ये सब बीती बातें तो हम पढ़ रहे हैं कि मध्यकाल में क्या हुआ था, कैसे लोग आए थे, तो इस इतिहास का अर्थ क्या होता है कि बीती बातों या अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना, अतीत की घटनाओं को जानना इतिहास कहलाता है, ठीक है। और उस घटना को जानने वाला या अध्ययन करने वाला ही इतिहासकार कहलाता है, ठीक है। और ये इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। और इतिहास का जो अध्ययन करता है और उस चीज़ में जिस चीज़ का उपयोग करता है उसे साधन कहते हैं, ठीक है, साधन स्रोत। मान लो कि इतिहास में आपने कोई मशीन यूज की, ठीक है, तो उसे साधन कहेंगे। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोत के बारे में समझ विकसित की थी। इस स्रोतों में लिखित रचनाएं, पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल थे। अब देखो, इतिहासकार जो है वो किससे पढ़ेगा, मान लो कि पांडुलिपि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताई थी। पांडुलिपि वो कहते हैं तार के पत्र होता है, तार का एक, जैसे तार का पेड़ होता है, तार का एक पत्ता होता है, उस पर लिखा रहता है, उसे कहते हैं पांडुलिपि। वीडियो फर्स्ट जाके देखिए तब समझ में आएगा। पांडुलिपि, अभिलेख किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, पत्थर पे कुछ अगर लिखा रहता है तो उसे कहते हैं अभिलेख, ठीक है, पत्थर पे अगर कुछ लिखा रहता है तो उसे कहते हैं अभिलेख। सिक्के आपको पता ही है, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि, ठीक है। तो ये सब इतिहास के स्रोत हैं जिससे इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये इतिहास अब लिख लीजिएगा यहाँ पे साइड में, इतिहास के स्रोत किससे किससे पता चलते थे, पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र, ठीक है, ऐसे लिखिएगा इतिहास के स्रोत लिख के। या जैसे देखिए सबसे अच्छा आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऐतिहासिक स्रोत। अब ऐतिहासिक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, ठीक है, भग्नावशेष, चित्र, ऐसे आप ऐतिहासिक स्रोत बगल में लिख सकते हैं। लिखा है तो इसको घेर के यहाँ पे ऐसे टिक कर लीजिए, आपको जैसा मन वैसे कर सकते हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता भी आई, किंतु प्रधानता लिखित समाग्रह की ही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब मध्यकाल में इन स्रोतों में संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। मध्यकाल में बहुत सारे चीज़ मिले, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा किससे विश्वास करते थे, लिखित सामग्री की ही, मतलब अभिलेख की। अभिलेख मतलब वो होता है जैसे ये कोई पन्ना है, पन्ना पे अगर कुछ लिखा रहता है तो उसे कहते हैं अभिलेख, ठीक है। तो लोग किस पे विश्वास करते थे ज़्यादा, लिखित सामग्री की विश्वास करते थे, ठीक है। किंतु प्रधानता मध्यकाल में लिखित सामग्री की ही थी, ठीक है। सिक्के वगैरह मिलता तो कोई मतलब नहीं, लेकिन लिखित सामग्री से ज़्यादा लोग विश्वास करते थे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज़ का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा है। तो भारत में कागज़ का जो सबसे प्रचलन कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में, ठीक है। 13वीं शताब्दी में भारत में कागज़ का प्रचलन होने लगा। इस काल में लिखी हुई पांडुलिपियाँ एवं प्रशासन संबंध अन्य प्रपत्र अभिलेखागार और पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। तो भारत में 13वीं शताब्दी में ही कागज़ का मतलब उपयोग होने लगा। तो मतलब पांडुलिपियाँ या बहुत सारे चित्र या प्रशासन से संबंधित कुछ नियम वगैरह कागज़ पे लिखे जाने लगे, तो उन्हें अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया है। और अभिलेखागार किसे कहते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा अभिलेखागार। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देनों के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो अभिलेखागार में क्या क्या होता है, पांडुलिपि होती हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें संग्रहित रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सिक्के रहते हैं, पांडुलिपि रहती हैं, ठीक है, लेखागार रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ रहती हैं। तो उन सभी को एक जगह रखना, उन सभी को सुरक्षित रखना ही अभिलेखागार कहलाता है, ठीक है। अभिलेखागार एक प्रकार का अलमारी है,
समझ लो, एक अभिलेखागार भवन होता है ऐसे, लेकिन एक प्रकार का मान लो कि ये भवन है, अभिलेखागार भवन, इसमें इतिहास की सारी चीज़ें रखी होती हैं, उसे कहते हैं अभिलेखागार। ठीक है, जैसे किचन, अब मैं कहूँगा किचनगार, किचनगार मतलब किचन की सारी सामान जिसमें रखी हो, किचनगार एक छोटा सा रूम होता है, उसमें सभी किचन की सामान रखे रहते हैं, खाना बनाने वाली, उसे किचन किचन कहते हैं। उसी प्रकार अभिलेखागार जो होता है एक प्रकार का बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, उसमें इतिहास की सभी चीज़ें रहती हैं, सिर्फ इतिहास की, उस बिल्डिंग को कहते हैं क्या, अभिलेखागार। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करके जिसके बारे में हम अपने कक्षा 6 में एक समझ विकसित की थी, तो कुछ ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य का, अभी देखो बच्चों यहाँ पे जितने भी ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे हम लोग मध्यकाल की पढ़ेंगे। ठीक है, इस काल में अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। इस काल में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काल में, किस काल में, मध्यकाल में हमें सबसे ज़्यादा जो घटना की जानकारी किस चीज़ से होती है, अभिलेखों से। और अभिलेख किसे कहते हैं कि पत्थर का वह टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा हो उसे कहते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं, देखो ये जैसे ये अभिलेख है, ये पत्थर का एक टुकड़ा है, उस पर कुछ लिखा गया है उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है, कुछ भी भाषा में, उसे कहते हैं अभिलेख। तो मध्यकाल में जो सबसे ज़्यादा घटनाओं के बारे में पता चला था, किसके बारे में पता चला था, अभिलेख के बारे में, आपने याद लिख लेना है यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आपको बनाना है, मध्यकाल में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें अभिलेखों से पता चलती है। यहाँ पे लिखा भी है, वैसे टिक कर लीजिएगा ऐसे। अभिलेख प्राय पत्थरों, चट्टानों और ताम पत्रों पर लिखे होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो अभिलेख होते हैं सिर्फ पत्थर पर लिखे जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है अभिलेख जो होते हैं पत्थरों, चट्टानों, ताम पत्रों। ठीक है, ताम पत्रों मतलब क्या, धातु की प्लेट। ठीक है, धातु की प्लेट मतलब ये लोहे की प्लेट है, लोहे की प्लेट पर कुछ लिख दिया गया, उसे कहते हैं ताम पत्र। ठीक है, पत्थरों पर भी और चट्टानों पर भी लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको बता रहा था कि अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर के अलावा चट्टानों और ताम पत्रों पर भी लिखा जा सकता है, ये आपने याद रखना है, जो जल्दी मिटते नहीं हैं। हमारे देश में बहुत सारे मंदिर, मस्जिदों और गाँव में अभिलेख आज भी हैं। इस काल में स्रोतों में पांडुलिपियाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और इस काल में पांडुलिपियाँ भी अधिक मिलती थी। ठीक है, अभिलेखों के अलावा पांडुलिपियाँ भी अधिक मिलती थी, जिसके तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपि से हमें क्या मिलती होगी बताओ, पांडुलिपि से हम क्या सीख सकते हैं, पांडुलिपि से हमें यो सीख सकते हैं, अगर पांडुलिपि की अगर भाषा हमको समझ में आ गई तो उस समय की सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इस पांडुलिपि में लिखी होगी। सिंपल सा अर्थ है, अगर ये मान लो कि सिक्का है तो सिक्का में अगर कोई बहुत सारी चीज़ लिखा रहता है, अगर सिक्का की अगर लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आएगी तो हम कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर सिक्का के अगर हमको लैंग्वेज समझ में आ गई तो हम जान पाएंगे कि ये 5 रुपये का सिक्का है, ये भारत का है, ये 2011 में बना था, बहुत सारी जान पाएंगे। उसी प्रकार अगर ये सब जान पाएंगे हम उर्दू भाषा में तो हम जान पाएंगे कि क्या क्या उस समय होती थी, कि ये क्या लिखा गया है, और उसके बारे में हम लोग उस समय हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि किसने लिखवाया वगैरह वगैरह। इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियाँ हस्तलिखित सामग्री हैं। देखो जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो मशीन से नहीं लिखी जाती, याद रखना। जो पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पांडुलिपियाँ क्या होती है, मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। पांडुलिपि वो होती हैं, पांडुलिपि कैसे कहते हैं कि देखो तार पत्रों, ठीक है, तार के जो पन्ना, तार के जो पेड़ होते हैं, तार के पेड़ पे कुछ तार के पेड़ों पे अगर उसको बराबर से काट के उसमें कुछ लिखा जाए उसे कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि का चित्र दिखा दूंगा मैं, चलो पांडुलिपि के चित्र आपको दिखा देता हूँ, अगर मिले तो भगवान के दया से। 11 जल्दी से आपको पांडुलिपि का चित्र दिखा देता हूँ। पांडुलिपि को मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ताड़ के पन्ने होते हैं ना, ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़ के पत्तों को काट कर उस पर लिखा जाता है। जैसे केले का पत्ता तो हम लोग खाने के यूज के लिए करते हैं, तो वैसे ताड़ के पत्ते को काट कर उस पर लिखने का उपयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं, उसे ही तो कहते हैं तामपत्र या पांडुलिपि। तो बच्चों यहाँ पे शायद दिया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, बस उतना जान लीजिए कि ताड़ के पन्नों को काट के या ताड़ के पत्तों को काट के उस पर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को भी कैसे कह सकते हैं, या जो पत्थर या चट्टानों पे जो लिखा रहता है उसको भी हम लोग कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, पत्थरों या चट्टानों पे जहाँ भी कुछ लिखा मिल जाए उसे कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, देखो 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 यहाँ पे बताया भी गया है, पांडुलिपियाँ हस्तलिखित होती हैं। जो पांडुलिपियाँ होती हैं हाथों से लिखी जाती हैं। पहला पॉइंट नंबर 1,
पांडुलिपि हाथों से लिखी जाती है। दूसरा, आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। जो पांडुलिपि होती है ताड़पत्रों, ताड़ के पन्ना, और भोज पन्नों जिसमें हम लोग खाते हैं भोज, उस सब पत्तों पर लिखी जाती थी। बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। ठीक है, पांडुलिपि जो थी पहले ताड़पत्र पे या भोजपत्र पे लिखी जाती थी और बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। ठीक है, जैसे आपका जो पेज है, आपका जो ये जैसे आपका किताब जो पढ़ रहे हैं, अगर ये पेज मान लो कि 10 साल बाद अगर किसी को मिलेगी ना, तो ये पांडुलिपि कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पर वर्ड लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है। और ये अगर मान लो कि अगर आपका किताब या हम लोग दुनिया में नहीं रहे, 100 साल बाद अगर किसी को व्यक्ति को मिलती है आपकी किताब, तो वो कहेगा कि पांडुलिपि है। ठीक है, तो पांडुलिपि पे कुछ लिखा होना चाहिए, और ताड़पत्र भोजपत्र या कागज़ की बनी होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। और बड़े पैमाने पर ये उपलब्ध होने लगा। धीरे धीरे कागज़ सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। और इस युग में आप पाते हैं कि प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आचार्य रूप से बढ़ गई। ये पांडुलिपियाँ अनेक भाषाओं में हैं जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो पांडुलिपि समझ गए, मैंने आपको बता दिया। ये पांडुलिपि जो होती है बहुत सारे प्रकार की भाषा, आप जिस वर्ड, जैसे मान लो कि ये पन्ना है, सिंपल सा, अगर ये पन्ना है, आप इसमें कुछ भी लिख देंगे ना, ये पांडुलिपि बन जाएंगी। ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा में लिख देंगे, उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ अनेक भाषाओं में होती हैं। ठीक है, अनेक भाषाओं में, जिस भाषा में, दुनिया की हर भाषाएं में एक पांडुलिपि छप सकती है। ये मानो, दुनिया की हर भाषाएं में एक पांडुलिपि छप सकती है। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उतनी पांडुलिपि बन सकती है। ठीक है, फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। फरमान, प्रस्तुत फरमान और जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। जिस पर स्पष्ट आदेश होता है कि उस क्षेत्र के समस्त कृषि व अन्य भूमि उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों का शेख फैजुल्लाह के कुल वंश का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी का होगा। तो देखो क्या लिखा गया है। फरमान किसे कहते हैं? राजा मतलब फरमान भेजते थे कि जाओ उस व्यक्ति को कह दो, उसे फरमान कहते हैं। तो राजा द्वारा आदेश पत्र को कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कलेक्टर हूँ और मान लो कि एक मैंने चिट्ठी लिखी और अभिषेक नाम का लड़का है, ये सचिन है। अगर कोई सचिन नाम का लड़का, ठीक है, एक चिट्ठी लिखता है और अपने जो उसका जो चपरासी का हो कि जाओ ये फरमान उसे सुना देना, तो ये चिट्ठी जो होगी ये फरमान हो गई, चिट्ठी। ठीक है, यहाँ पे चिट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं या फरमान, जाओ इसे ये फरमान सुना देना और ये आदेश पत्र दे देना उसको। तो आदेश पत्र कहते हैं। फरमान मतलब राजा का आदेश। ठीक है, फरमान मतलब राजा का आदेश। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित हैं। जो राजा था आदेश पत्र देता था वो किससे संबंधित है? भूमि अनुदान, भूमि टैक्स, भूमि का कर, भूमि कर। ठीक है, भूमि टैक्स से संबंधित है। जो राजा फरमान सुनाता था वो किससे संबंधित है? भूमि अनुदान से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं या नोट मत करिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। जो फरमान जो राजा भेजता था वो किसके शासनकाल से संबंधित है? औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रस्तुत फरमान ये फरमान जो है ये क्या है? एक फरमान है, चिट्ठी है। यह जो फरमान है किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, भूमि अनुदान से संबंधित है। ठीक है, यह जो फरमान जो दिख रहा है हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ये भूमि अनुदान से संबंधित है। यह फरमान यह किससे मिला था? शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो ये कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसको काटो, गोली मार दो इसको। ठीक है, फिर समझो कि फरमान किसे कहते हैं। राजा द्वारा कोई भी संदेश भेजा जाए तो उसे कहते हैं फरमान। जिससे स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र के समस्त कृषि योग्य व अन्य भूमि उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादित शेख फैजुल्लाह के कुल वंश का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। इस फरमान से जागीरों को आनुवंशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। उन दिनों छापेखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलवीस उन पांडुलिपियों की प्रकृति नकल तैयार करते थे। उस समय मतलब क्या थे? छापेखाने नहीं थे। जैसे आज जैसे छापखाने आज हर घर में एक प्रिंट हो गया है। ठीक है, फोटोकॉपी जिसको करवाते थे, उस समय फोटोकॉपी की कोई मशीन नहीं थी, इसलिए अगर एक फ़ोटो अगर राजा लिखता तो उसकी
नकल करते थे, दूसरी कॉपी उसकी बनाते, फिर तीसरी कॉपी बनाते, ऐसे बहुत टाइम लग जाता था। और आज क्या कि आज तो सैकड़ों पन्ने एक साथ प्रिंट हो जाते हैं। तो ये बताया कि उन दिनों छापेखाने नहीं थे, किस मध्यकाल में छापेखाने नहीं थे, इसलिए लिपि या नकल विश, लोग नकल करते थे पांडुलिपि की, ठीक है, नकल तैयार करते थे प्रति, और कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती थी जो तुलनात्मक रूप से दूसरों से काफ़ी भिन्न होने लगी, ठीक है। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकाल भारतीय इतिहास को जानने और समझने का प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तक है जिसमें मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में भौतिक जानकारी प्राप्त होती है। पटना में एक वो है स्थित है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, उसके बारे में हम मध्यकाल के बारे में वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। उस समय कई पुस्तक, मतलब यहाँ पे लिखा है उस समय कई पुस्तक सचिव होती थी, सचित्र होती थी, ठीक है। ये चित्र अक्सर किताबों के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इन लघु चित्रों को क्या पे चित्र समझ नहीं आया क्या लिखा है, मिनी चेयर कहते थे, ठीक है, शायद ये मिनी चेयर ही लिखा है बच्चों, मिनी चेयर ही शायद लिखा, अपने कॉपी में किताब में देख लेना। तो छोटे चित्रों को मतलब ये मिनी चेयर शायद कहते हैं। यहाँ पे देखो मिनी चेयर की क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। तो इन छोटे छोटे चित्रों को देखो, ये इस किताब पे छोटे छोटे चित्र बने हैं, तो इस छोटे छोटे चित्रों को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है, मिनी चेयर की कुछ कहते हैं, ठीक है, लिख लेना, ये छोटे चित्रों को हम लोग ये कहते हैं। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिणी भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। लघु चित्रों, छोटे चित्रों को ज़्यादा स्थान कहाँ कहाँ दिया गया है, भारतीय राजपूत राजाओं द्वारा, ठीक है, भारतीय राजपूत राजाओं द्वारा, मुगल दरबार द्वारा, मुगल जो शासक थे और राजपूत जो थे वो छोटे चित्रों को ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ पे देखो लिखा गया है, उनके काल में छोटे चित्रों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों में अधिकतम शाही दरबारी, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्र होता था। इन चित्रों में मतलब क्या क्या होता था, शाही दरबार का, शिकार का, लड़ाई और मैदान का चित्र होता था। ये सब चित्र बनते थे उस समय, शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्र। मतलब जो राजा थे मुगल दरबार और राजपूत जो थे वो छोटे छोटे चित्र, मतलब बहुत छोटे छोटे चित्र, ठीक है, लड़ाई का हो गया, ये लड़ाई हो गया लोगों में ये लड़ाई, इसका चित्र बना देंगे। शिकार का, ये हाथी भाग रहा है या शेर भाग रहा है और राजा तलवार लेके उसके पीछे भाग रहा है, ये छोटा छोटा चित्र, ऐसे लड़ाई के दौरान के चित्र, ये सब छोटे छोटे जो चित्र होते थे उस समय उपयोग होते थे किसके किसके, राजपूत और मुगल दरबार के बीच। इस काल में देखो यहाँ पे लिखा है, इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, मतलब मध्यकाल में अनेक साहित्य ग्रंथ की रचना हुई, ठीक है। कल्हण की राज तरंगिणी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है जिसने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया। मतलब कल्हण जो थे व्यक्ति थे, उन्होंने राज तरंगिणी नामक एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी जो क्या बताता है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। तो कश्मीर का इतिहास क्वेश्चन पूछ सकता है, कश्मीर का इतिहास बताने वाला कौन सी पुस्तक है, तो राज तरंगिणी, ठीक है, किसके द्वारा लिखित है, तो कल्हण के द्वारा, ठीक है। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, ठीक है, देखो पुस्तक नंबर 1 राज तरंगिणी मध्यकाल की, ठीक है, और अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद जो है यहाँ पे लिखा गया किसके के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा। उसके बाद उस समय समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत प्रमाणिक जानकारी मिलती है। मिनहाज ए सिराज, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है, मिनहाज ए सिराज कृत तबका के नसाई मोहम्मद गौरी गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है, ठीक है। जियाउद्दीन गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं और शासन संबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। तो बच्चों आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अफजुल फजल, ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। अफजुल फजल, अकबरनामा के लेखक कौन है, अकबरनामा के लेखक अफजुल फजल। तो ये पुस्तक नंबर 1 में आपको बताया था। देखो 3 पुस्तक आप याद रखना है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में जिक्र है, ठीक है। उसके बारे में आपको याद रखना है अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अब्दुल फजल ने, ठीक है। अकबरनामा देखो, राज तरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हण ने, और
इतिहास कहाँ बताता था? कश्मीर का। और अकबरनामा किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने। ठीक है, तो ये अकबरनामा मतलब अकबर के बारे में, इस ये पुस्तक में अकबर के बारे में जिक्र है। ठीक है, कि अकबर जन्म से लेकर मृत्यु तक इस अकबर के बारे में जानना है तो इस पुस्तक अकबरनामा को आप पढ़ सकते हैं। अकबर के शासनकाल का प्रशासन और राजनीतिक का चित्रण है इस पुस्तक में। शासनकाल और प्रशासन और राजनीतिक का चित्रण है कि अकबर कैसे शासन करता था, उसका प्रशासन क्या था, राजनीतिक क्या था, वो कैसे राजनीति करता था, इस पुस्तक के बारे में अकबरनामा के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकों इस काल में जानकारी की प्रमुख, ये दो पुस्तक आपको बेसिकली याद रखना है। प्रमुख, यहाँ पे लिखा है प्रमुख थी। ठीक है, नामा नामक सामान्य उन ऐतिहासिक रचनाओं की शीर्षक में शामिल है जो मुगल दरबारी संरक्षण में लिखी गई है। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अब्दुल फजल को अकबरनामा से होता था। तो अकबरनामा के लिए जो लेखक है अब्दुल फजल, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अकबरनामा के बारे में अकबरनामा किसके बारे में जिक्र करता है? तो अकबर के बारे में। ठीक है, अकबरनामा जो पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो अकबर, राजा अकबर के बारे में उसके ऊपर लिखी गई है। संस्मरण, किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रखनी रहती है। वह अपनी रुचि और घटनाओं के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्क भाषा में लिखी। देखो, अकबरनामा जो है वो अकबर के द्वारा लिखी, अकबर के बारे में बताती है, अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन मुगल शासक बाबर ने, यहाँ पे लिखा गया है, देखो बाबर की जो पुस्तक है कौन से? तुजुक ए बाबरी, पुस्तक नंबर 3 जो आपको याद रखना है, पुस्तक नंबर जो 3 है तुजुक ए बाबरी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जिसका अनुवाद फारसी में बाबरनामा कहलाता है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, मैंने आपको बाबरनामा बताया था किसके बारे में? बाबर के बारे में बताया गया था, लेकिन उसका तुर्की भाषा में लिखा गया है तुजुक ए बाबरी। जो असली पुस्तक है तुजुक ए बाबरी है, लेकिन फारसी भाषा में अनुवाद है बाबरनामा। देखो, असली पुस्तक का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, लेकिन उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल फजल ने, बाबरनामा पुस्तक के नाम से। ठीक है, तो बाबरनामा की जो रचना की है अब्दुल फजल ने। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। ठीक है, और जो तुजुक ए बाबरी है इसी पुस्तक का नाम है। देखो, तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है इसी का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया है अब्दुल फजल के द्वारा बाबरनामा है। ठीक है, ये बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी एक ही पुस्तक है, लेकिन जो तुजुक ए बाबरी है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। और तुजुक ए बाबरी पुस्तक को ही फारसी भाषा में हम लोगों ने लिख दिया है बाबरनामा के नाम से। ठीक है, तो दोनों पुस्तक एक ही है। बाबरनामा सिर्फ किसने लिखा है? अब्दुल फजल ने, आपने याद रखना है। उसने अपने लड़कापन की घटनाओं, लड़ाइयाँ और यहाँ के महत्वपूर्ण शासक और उनके आपसी संबंध को, लोगों का रहना सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किए हैं। वे कद और छोटे, दाढ़ी, चेहरा मांसल था और छोटा था उसका। ठीक है, वह चोगा इतना तंग रहता था कि उसे डोरिया को बांधने के लिए उन्हें अपने पेट चिपकाना पड़ता था। अगर वे पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोगे के बंध टूट जाते। वे पहनावे और बोली के दोनों के रूप में निखरे थे। ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो। यात्रियों के वृत्तांत में इस काल में इतिहास के अध्ययन में सहायक होती हैं। यात्रियों के वृत्तांत में इस काल के ऐतिहासिक अध्ययन के सहायक होती है। इसमें से प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत है। देखो, जो इतिहासकार आते थे वो दूसरे देशों से आते थे, ये सब पुस्तकें पढ़ के उनके बारे में पता चलता था कि उस समय क्या होते थे। तो जब सबसे प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता था, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जिसका पुस्तक का नाम है रेहल्ला। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहल्ला। आप पूछ सकते हैं कि रेहल्ला जो पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता, जो कहाँ का था? अफ्रीका का था। ठीक है, इसने इब्न बतूता मराकश मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का? मोरक्को। जो अफ्रीका है, अफ्रीका में ही तो है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। आपने लूसेंट में पढ़ा हुआ मोरक्को, रबात, तो अफ्रीका में ही पड़ता है मोरक्को। और जो इब्न बतूता था वो कहाँ का था? मोरक्को देश का था। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत रूप से आप इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेहल्ला जो पुस्तक लिखी किसने? इब्न बतूता ने, वो किसके बारे में लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पुस्तक लिखी रेहल्ला। ठीक है, और इसी मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो,
शासन में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। जो मोरक्को से आया था वह 14 वर्षों तक इंडिया में रहा, 14 वर्षों तक इंडिया में रहा। इसी अवधि के दरमियान इसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। ठीक है, जो इब्न बतूता व्यक्ति था वो मतलब एक प्रकार का यात्री था। ठीक है, दूसरे देशों से आया था। तो यात्रियों में सबसे अच्छा नाम जो है इब्न बतूता का लिया जाता है। उसने रहला नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, और इस अवधि में वो 14 वर्षों तक वो इंडिया में रहा और इस अवधि में दरमियान यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर वो प्रकाश डाला कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग क्या, उनकी आमदनी क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनमें क्या नियम बनाए गए हैं, यही सब। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते हैं। तो देखो हम लोग इतिहास कैसे समझ सकते हैं, पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं, कोई पांडुलिपि वगैरह के माध्यम से समझ सकते हैं, या सिक्कों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है सिक्कों के माध्यम से सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते हैं। ठीक है, हम लोग इतिहास समझने में सहायता मिलती है। इन सिक्कों के शासकों के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के संबंध एवं उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। तो मुगल मध्यकाल में सबसे ज़्यादा सिक्के जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के, जो बड़ी संख्या में सिक्के मिले। इसका मतलब क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अधिक मात्रा में सिक्कों का उत्पादन करता था, तभी तो मिले हैं इतने ज़्यादा। अगर वो उत्पादन ही नहीं करवाता तो सिक्के कैसे मिलते हैं? ठीक है, तो बच्चों ये कॉमन सेंस की बात है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे ज़्यादा सिक्के मिले, तो क्यों मिले? क्योंकि मतलब इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के के उत्पादन में ज़्यादा जोर ध्यान दिया दूसरे राजाओं की अपेक्षा। अगर वो उत्पादन नहीं करवाता तो ज़्यादा सिक्के कैसे मिलते हैं? अपने राज्य में सासाराम के शासक शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए। अपने राज्य में सासाराम के शासक शेरशाह सूरी चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, जो शेरशाह सूरी थे, सिक्के देखो मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले, लेकिन अपने राज्य में सासाराम के शासक, जो सासाराम के एक शासक थे शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? शेरशाह सूरी ने। आपने याद रखना, इसे आप आज भी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस काल के शासकों के शासनकाल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिदों, मकबरों और किलों के इस काल में धार्मिक जीवन और आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। ठीक है, मध्यकाल में सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण मध्यकाल में हुआ था, आपने याद रखना है। ठीक है, मध्यकाल में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शैव धर्म, विष्णु धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म थे, इसीलिए। तो यहाँ पे नोट करना, इस काल में शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिदों, मकबरों और किलों के इस काल में धार्मिक जीवन और आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इनमें से कई इमारतें जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और आज भी आप देख सकते हैं। तो सबसे जैसे मध्यकाल में सबसे ज़्यादा मकबरों और किलों का जैसे निर्माण हुआ था, उसके जो एग्जाम्पल है क्या है, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर आज आप भी देख सकते हैं, जो ये मध्यकाल के निर्मित हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि मध्यकाल में इनमें से कौन से वास्तुकला का निर्माण मध्यकाल में हुआ था? तो लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो का मंदिर। ठीक है, तो ये चार मैंने आपको बता दिया जो मध्यकाल में बने थे, तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, इस काल में बिहार की देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से मंदिर हैं या इनमें से कौन से वास्तुकला हैं। वास्तुकला मतलब क्या? वास्तुकला मतलब है कि जो इसका निर्माण, ठीक है, मंदिर, मकबरा, किला का निर्माण। ठीक है, तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन से मकबरा और किलों का निर्माण मध्यकाल में होता है, तो चार ऑप्शन दे देगा और लिख देगा जंतर मंतर। तो जंतर मंतर तो है मध्यकाल में बना ही नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आप सिर्फ लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो का मंदिर आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस काल में बिहार की वास्तुकला का भी इतिहास भी स्मरणीय है। शेरशाह का सासाराम और रोहतास जिला स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है,
अब इस काल में बिहार में भी एक एग्जाम्पल मिलता है सासाराम में, ठीक है। सासाराम में एक मिलता है शेरशाह सूरी का, जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण, हिंदू मुस्लिम का साथ एक मंदिर सुंदर नमूना है, ठीक है, मकबरा। रोहतास में एक हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक क्या है, मकबरा है। यहाँ पे कोई भी जा सकता है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि की कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। मनेर में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। मनेर के मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि की कला का उदाहरण है। देखो मनेर में जो कहते हैं कि भूत वगैरह ने वो मस्जिद बनाया, इससे बेकार है। देखो यहाँ पे खुद लिखा गया है, वह मखदूम शाह दौलत की समाधि स्थल थी, ठीक है, और उच्च कोटि का एक कला का उदाहरण है। वह बहुत ही बारीक प्रकार की उसमें डिजाइन की गई है। जब मैं देखने गया तो मेरे भी होश खड़े उठे कि इतना महीन डिजाइन कौन कैसे कर सकता है। तो बहुत ही महीन डिजाइन की गई है मनेर के इस मखदूम शाह दौलत समाधि भवन में। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना के 18 मील की दूरी पर स्थित वेंकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह की आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। मध्यकाल में ही बिहार में एक और, ठीक है, बिहार में देखो मध्यकाल में बिहार में 2 वास्तुकला मिली। कौन कौन सी? एक शाख मखदूम शाह दौलत का एक क्या समाधि स्थल, ठीक है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह का एक सासाराम मंदिर मिला, जिस हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का सम्मिश्रण है और सुंदर नमूना है। मनेर में शाह मखदूम दूसरा, ठीक है। एक तो शेरशाह सूरी का जो रोहतास जिला है वहाँ पे एक मकबरा है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का, एक मकबरा नंबर 1 हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला, ठीक है। और दूसरा है मखदूम शाह दौलत, मनेर में स्थित है। और तीसरा है मध्यकाल में ही बिहार में निर्मित था, पटना से 18 किलोमीटर दूर, वेंकटपुर का शिव मंदिर, ठीक है, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, जो प्रसिद्ध है। राजा मान सिंह ने इस मंदिरों के निर्माण के लिए अपना कुछ पैसा दिया था। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी आज राजा मान सिंह को ही प्राप्त है। तो ये मध्यकाल के 2 मंदिर हैं या 2 वास्तुकला हैं, ठीक है, जो ये दर्शाते हैं कि बिहार में भी उस समय कुछ हो रहा था। ये मध्यकाल की चर्चा है। इतिहास की भूमिका, अब हम लोग इतिहास की भूमिका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतिहास की भूमिका जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते होंगे, ठीक है। ये सब मंदिर, मस्जिद, पांडुलिपि, इतिहासकार इन स्रोतों की मदद के बिना किसी भेदभाव या एक क्रमिक एवं सामान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बाद कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटनाओं के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। देखो कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो इतिहासकार होते हैं ना, वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वो बिना भेदभाव के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो किसी से भेदभाव नहीं करते कि ये हिंदू धर्म का है तो इसे हम नहीं खोजेंगे, ये मुस्लिम धर्म का है तो इसको हम नहीं खोजेंगे। तो इतिहासकार जो है किसी से भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। उसकी एक हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सन 1328 में दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया, फरमान। आपको फरमान याद आया? आदेश का मतलब फरमान, आपको जो मैंने बताया था ऊपर। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाग जाकर बसें। मतलब मोहम्मद तुगलक ने 1328 में यह फरमान जारी किया दिल्ली के निवासियों को कि वो दिल्ली से दूर चले जाए, दिल्ली से दूर दक्षिण दौलताबाद में जाकर बसे। उस समय के 2 इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसासी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी किताबों में लिखा है। तो यह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उन्होंने फरमान जारी किया था 1328 में दिल्ली के निवासियों को। वो उस समय राजा थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली तुम छोड़ के चले जाओ और दौलताबाद में जाकर बसो। ये क्या है? किसी का उदाहरण है यहाँ पे कि इतिहासकार जो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने 2 इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने उन दोनों की राजधानी परिवर्तन जैसे हुई थी, उन्होंने अपनी अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है। इससे पता चलता है कि जो इतिहासकार है वो किसी से भेदभाव नहीं करते।
जियाउद्दीन बर्नी, देखो जियाउद्दीन बर्नी पढ़ा है, और इसामी, तो अभी जियाउद्दीन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कौन थे ये जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? उस समय के दो इतिहासकार थे। किस समय के? जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन काल था, तो उस समय के दो इतिहासकार थे, जियाउद्दीन बर्नी और इसामी। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक में उसके जो यह कार्य कर रहा था कि छोड़ के चले जाओ दिल्ली से तुम दौलताबाद, उसको, उस कहानी का जिक्र किया गया है अपनी अपनी पुस्तक में इन व्यक्तियों ने। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख है फिरोज शाही, पुस्तक का नाम क्या है? तारीख है फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। एक योजना सुल्तान के दिल में आई, जो दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। ठीक है, जो मोहम्मद जो तुगलक था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से राजधानी अपनी हटा के कहाँ की? दौलताबाद में। दिल्ली से राजधानी हटाकर कहाँ की? दौलताबाद में। इसीलिए उसने कहा कि भाई दिल्ली के निवासियों, तुम दिल्ली छोड़ के दौलताबाद में चले जाओ, क्योंकि अब हमारी नई राजधानी दौलताबाद ही होगी। ठीक है, तो देखो राजधानी परिवर्तन की इस कार्य को जो जियाउद्दीन बर्नी और इसामी ने अपनी अपनी पुस्तक में इसे अच्छा से सजाया है या लिखा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जो मोहम्मद तुगलक था वो दिल्ली के निवासियों को क्यों कहता था कि आप इसे खाली कर दो ज़मीन, क्योंकि उन्होंने एक नया राज्य या नया राजधानी बनाने की घोषणा कर दी, दौलताबाद। इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। देखो उसने राजधानी क्यों बदली? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि भाई कोई राजधानी क्यों बदलेगा? अपने फ़ायदे के लिए तो बदलेगा। देखो ये मान लो कि ये है रूस की राजधानी क्या है बताओ? रूस की राजधानी क्या है? मास्को। तब मास्को यहाँ पे है, रूस इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और मास्को यहाँ पे है। तो वही दौलताबाद जो है, दौलताबाद जो दिल्ली था यहाँ पे है, और ये सब पूरा क्षेत्र पे उसका कब्जा था, लेकिन जो दौलताबाद था वो बीच में पड़ता था। तो सोचा कि बीच में ही राजधानी क्यों नहीं बनाया जाए, यहाँ पे क्यों पूरे इसे बीच में राजधानी रहेगी तो सब लोग से मिल भी लेंगे, इसीलिए। तो समझ गए होंगे ना दौलताबाद उन्होंने क्यों राजधानी बनाई। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में स्थित था। दिल्ली, गुजरात, लखनौती, तिलंग, मवार इस शहरों के लगभग समान दूरी पर ही स्थित थी। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सभी बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार के हाथी घोड़े, खजाना, बहुमूल्य वस्तु दौलताबाद भेज दी जाएं। इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों अथवा दिल्ली के प्रतिष्ठाओं व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। 1 साल तक सुल्तान दिल्ली लौटा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों के घर उससे मोल लिए जाएं और उनके घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वाले को दे दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपने लिए घर बनवा ले। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के लोग निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक ना रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा से कष्ट के रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके। वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सके। तो देखो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाना कितने लोगों की दुख की बात है। जो ये क्या है? दौलताबाद। पहले दिल्ली मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिल्ली मतलब दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मतलब दिल्ली, ठीक है। जो लोग दिल्ली छोड़ के गए दौलताबाद, उनको खूब सारा इनाम दिया राजा ने, लेकिन जो दिल्ली छोड़ के नहीं गए, मतलब दिल्ली जो छोड़ के नहीं गए, वो तरफ यहीं पे मर गए, ठीक है। कुछ लोग तो अपनी
कुछ लोग जो दौलताबाद चले ही गए थे, ठीक है, कुछ लोग दिल्ली छोड़ के दौलताबाद चले भी गए थे, लेकिन वहाँ जाके मर गए दिल्ली की याद में, रास्ते में ही मर चुके थे। बहुत से लोग तो दौलताबाद पहुँचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने होने के कारण वो दुख सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपनी प्राण त्याग दी। वे वापस होने की इच्छा में मर गए। वे मतलब वो सोचते थे कि दौलताबाद उनको अच्छा नहीं लगता था, दौलताबाद से वो दिल्ली वापस आना चाहते थे, दिल्ली वापस आना चाहते थे। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से आने वाले प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सके। इसके बाद दूसरे प्रदेशों के आलिमों, सूफियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों के लाने से दिल्ली आबाद न हो सकी। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वह लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पे जियाउद्दीन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। किस समय की, जब उसने राजधानी परिवर्तन की थी उस समय की कथा सुना रहा था मैं, उस समय से आपको जो लेक्चर दे रहा था। यह राजधानी परिवर्तन की जो कथा थी, किसकी, मोहम्मद तुगलक की, उसकी कथा सुना रहा था, जो किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। अब मैं एसामी की जो लिखा है राजधानी परिवर्तन की कथा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो, एसामी के द्वारा, एसामी ने अपनी पुस्तक फुतुक ए सलातनी में लिखा, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेश था और उनके मन में एक विष छिपा रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुश्ती की योजना बनाई और 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वह दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे, जो कोई इस आगे का पालन करेगा वह अत्यधिक संपत्ति मिलेगी और जो इसका पालन न करेगा उसे सिर काट डाला जाएगा। ठीक है, तो एसामी लिखते हैं अपनी पुस्तक में उस समय की चर्चा जब वह राजधानी परिवर्तन करा रहे थे दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद जब राजा अपनी राजधानी को चेंज कर रहे थे, उस समय की कहानी यह एसामी ने लिखा था। उस समय वो इतिहासकार था उस समय वहाँ का। ठीक है, तो उसने लिखा है कि वो कैसे, मतलब अगर जो दौलताबाद नहीं जाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। प्रदेशवासियों, स्त्रियों और एकांतवासियों सूफी को उसने घरों से बाल पकड़ कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकल गए। ठीक है, मतलब दिल्ली छोड़ के क्यों जाना चाहता था, क्योंकि जो साम्राज्य था ना, जो वो पड़ता था बीच में, दौलताबाद वो बीच में पड़ता था। ठीक है, इसीलिए तो किस प्रकार उसने बहुत ही भयानक कार्य किया। अगर जो नहीं जाना चाहते थे उसको सर काट दिया गया। महिलाओं को क्या किया गया, महिलाओं को बाल पकड़ के आग लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, किसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा। किसके द्वारा, एसामी के द्वारा। आग लगा दिया और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। प्रदेश वाली स्त्रियों और एकांतवासी सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकल गए। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते हैं। उनकी उम्र 90 वर्ष थी और एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर गए। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। सभी बूढ़े युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। ठीक है, बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले ने अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। देखो ये क्या कह रहा है, केवल 10वां भाग। 10वां भाग का मतलब पता है क्या है, कि मान लो कि 10 अगर कोई ट्रेन है, 10 ट्रेन है, 10 ट्रेन में से 9 ट्रेन को मर गए, क्योंकि वो कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा दौलताबाद। और जो लास्ट ट्रेन थी, समझ लो लास्ट जो सवारी थी, वही 10वां भाग केवल दौलताबाद पहुंची। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम लोग चलेंगे। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। कैसे, आपने देख लिया कि सुल्तान ने एक बसा हुआ शहर जो दिल्ली थी वो कैसे नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा, सुल्तान के द्वारा। ठीक है, उस सुल्तान का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। उस सुल्तान का नाम क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मित्रों। ठीक है, जिसने दिल्ली शहर को नष्ट कर दिया। जब दिल्ली में कोई ना रहा तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों को लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसवाया। फिर से वो राजा साला कितना हरामी था,
कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों को कहा कि आप फिर से दिल्ली में आ जाओ। पहले दिल्ली से दौलताबाद ले गया, अब बहुत समय के बाद दौलताबाद से कह रहा है कि फिर से दिल्ली में आ जाओ। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौओं को बसा दो। तो देखो कि यहाँ पे लिखा गया तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौओं को बसा दिया। ना जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोषों लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों की विनाश में तल्लीन है। आपने ध्यान में एक बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बर्नी और एसामी दोनों इतिहासकार एक सहमत हैं। जैसे सुल्तान के लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटनाओं में बर्नी ऐसी बातें लिखता है जो एसामी नहीं लिखता। और बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहते थे, इसलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उन्हें दिल्ली खाली करवाई। देखो यहाँ पे कितना कंपेयर किया गया है, मतलब यहाँ पे कंपेयर मतलब क्या, दोनों जो राइटर हैं एक एसामी था और एक जो बर्नी था। बर्नी लिखता है कि लिखता है कि सुल्तान ने इसलिए दिल्ली खाली करवाया है क्योंकि वह अपना जो राजधानी था वो बीचों बीच बनाना चाहता था। देखो यहाँ पे लिखा है, बहुत ही अच्छा कंपेयर किया गया, वेरी गुड, इसको स्टार बनाओ। ठीक है, कितना अच्छा कंपेयर किया गया है। बर्नी लिखता है अपनी किताब में कि सुल्तान अपने राज्य राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था। जो मैंने आपको कहानी बर्नी की बताई थी तो उसमें तो यही लिखा गया था कि बीचों बीच बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने लोगों को दौलताबाद भेजा। दिल्ली से दौलताबाद इसलिए भेजा क्योंकि सुल्तान चाहते थे कि भाई मेरी दिल्ली राजधानी ना बनकर दौलताबाद बने, जो मेरे साम्राज्य को सीधा बीच बीच हो है। लेकिन एसामी जो लिखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वह लोगों को कष्ट देना चाहता था। सुल्तान के मन में ऐसा नहीं है, एसामी लिखते हैं, बल्कि बर्नी ऐसा लिखते हैं कि वो लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता था, वो अपने सिर्फ दिल्ली की राजधानी को चेंज करके दौलताबाद रखना चाहता। लेकिन एसामी कहते हैं कि नहीं, ऐसा गलत है भाई बर्नी, उसके मन में एक ऐसा विचार नहीं था। एसामी लिखते हैं कि लोगों को वह कष्ट देना चाहता था, इसलिए वह दिल्ली खाली करवाई। ठीक है, यह हमारे लिए परेशानी की बात है। परेशानी की बात है कि भाई कि एक राइटर कुछ लिख रहा है, एक राइटर कुछ लिख रहा है। एक राइटर कह रहा है कि सिर्फ राजधानी बनाने के लिए की गई थी और दूसरा राइटर कह रहा है कि नहीं, उसे सिर्फ लोगों को दर्द देने के लिए किया गया था, दुख देने के लिए किया गया था। यह हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम कैसे जानें कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था, यह अब कैसे जानें, शायद हम लोग जान पाएँ। देखते हैं आगे के बारे में कि हम लोग कैसे जान पाएँ कि सुल्तान के मन में आखिर क्या चल रहा था। इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐसी कठिनाई बहुत बार हमारे सामने आती हैं। जो दो बातें लिखते हैं इनके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वे जरूर हुई होंगी, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कर रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वह ज़रूर हुई होगी। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही है। देखो यहाँ पे एथिक्स का पार्ट है, किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि साले झूठ लिख रहे हों, ये भी तो हो सकता है कि सही नहीं लिखे हों, ये भी तो हो सकता है कि जो राजा ने अच्छा कार्य किया और उन्होंने गलत कार्य दर्शा दिया कि अपनी पुस्तक में। तो यही लिखा है कि वो जो दोनों बातें लिखते हैं उनके बारे में हम तो सोच सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर हुई होंगी। लेकिन जो एक ही व्यक्ति कह रहा है उसके बारे में झट से यकीन हम लोग नहीं कर सकते, वे ज़रूर हुई होंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये झट से हम किसी भी व्यक्ति पे हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक एक से ज़्यादा व्यक्ति यह बात ना बोले तब तक किसी भी बात को हम लोग यकीन नहीं कर सकते। तो कितनी अच्छी बात है, आप लोग अपने जीवन में भी नोट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक व्यक्ति बोले तब उसे बिलीव मत करिए। बहुत सारे व्यक्ति जब बोले तो सच में लगो कि हाँ यह बात सही है। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति आपको कहीं बोले कि मम्मी बुला रही है तो मत जाओ। ठीक है, या कहीं, ठीक है बच्चों, ऐसे क्राइम भी हो सकता है। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण आप लोगों को। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो चैप्टर ख़त्म ही है, 10 मिनट का और है, तो ज़रूर हुई होंगी। बीते हुए समय के बाद जब इतिहासकार लिखते हैं कि वे अक्सर इस कठिनाइयों से जूझते हैं। बीते समय में बहुत सी बातें जो पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातें पक्की तरह से नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार अन्य स्रोतों को ढूंढते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट। इतिहासकार जो होते हैं वो स्रोत क्यों ढूंढते हैं?
इतिहासकार जो हैं अन्य स्रोत क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जो यह कहानी है, जो गलतफहमी है कि किसने सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, दिल्ली सही कह रहा है कि बर्नी सही कह रहा है, इन दोनों की बातों को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? अगर कोई अन्य स्रोत मिल जाए, कोई अन्य किताब वगैरह मिल जाए, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन झूठ कह रहा है, कौन सही कह रहा है। क्या राजा ने ऐसा किया भी था? इसीलिए इतिहासकार जो हैं अलग अलग स्रोतों की खोज करते रहते हैं। तो आपके आंसर लिख सकते हैं कि इतिहासकार जो हैं अन्य स्रोतों की खोज क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लिखिएगा कि इतिहासकार जो हैं अन्य अन्य तरीकों की खोज क्यों करते हैं। समय के साथ इतिहास को समझना। इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्से युगों व कालों में बांट देते हैं। पिछले कक्षा में जो अपने इतिहास पढ़ा उसमें प्राचीन समाज में कई प्रकार का समावेश था। इस कक्षा में जो इतिहास आप पढ़ेंगे वह प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाएगा। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ अथवा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया। ऐसा क्यों? ठीक है, ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ और 18वीं शताब्दी को इसका अंत मान लिया। तो जो 8वीं शताब्दी से मध्यकाल की शुरुआत होती है और 18वीं शताब्दी तक यह खत्म हो जाती है। ठीक है, और आसपास के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों में इन परिवर्तनों का प्रभावित हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास का एक नया युग आरंभ हुआ था। इन विचारों के समाज के सभी व्यक्तियों के साथ प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी के पहले ही आरंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में इनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए सामान्यतः दृष्टि से देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी तक आते आते फिर अनेक परिवर्तन दिखने लगे। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को ही मानते हैं। हम ऐसा क्यों मानते हैं कि भाई 8वीं शताब्दी से मध्यकाल की शुरुआत हुई और 18वीं शताब्दी में मध्यकाल की खत्म हो गई? क्योंकि 8वीं शताब्दी से ही नए नए विचारों की शुरुआत हुई और 8वीं शताब्दी से तो नए विचारों की शुरुआत हुई। लोग चरखा का उपयोग करने लगे। कैसे? लोग किस खेतों के लिए कुदाल का उपयोग करने लगे। ठीक है, किताबों के लिए प्रिंटिंग मशीन का उपयोग करने लगे। ठीक है, और घोड़ों के नाल का उपयोग करने लगे। आग का आविष्कार करने लगे। आग का आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका था। और उसके बाद पानी के लिए सिंचाई का उपयोग करने लगे, रहट का उपयोग करने लगे। ठीक है, जानवरों का उपयोग करने लगे युद्ध में। तो ये सब नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसी कारण हम लोग मध्यकाल का अंत, आधुनिक काल का आगमन और मध्यकाल का अंत मानते हैं और 18वीं शताब्दी को ही मानते हैं। 18वीं शताब्दी से ही आधुनिक काल का निर्माण होता है। आधुनिक काल जो हम लोग आज जी रहे हैं दुनिया। तो मध्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में ख़त्म, और 18वीं शताब्दी से ही आधुनिक काल का आधुनिक काल की आरंभ हुई थी। तो आधुनिक काल जो पुस्तक है वो 8वीं में पढ़ेंगे। तो पहले मध्यकाल हम लोग 7वीं में अच्छी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और इस उपाधि पे समाजों में नए नए परिवर्तन होते रहे। इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछली कक्षा में पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो बच्चों मैंने पूरी एकदम डिटेल से आपको पढ़ा दी है। तो देखो, अब इसको आपको रिक्त स्थान भरना है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तुर्कियों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सब आपको लिख लेना है। एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहासकार है। फारसी इतिहासकार कौन था? ये सब आपको लिखना है। डैश लोगों के द्वारा भारत में नए धर्म का आगमन हुआ था। भारत में कागजों का प्रयोग डैश शताब्दी में हुआ था, लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, इस्लाम धर्म के लोगों द्वारा भारत में नए धर्म का आगमन हुआ। ठीक है, जो अरब से लोग आए थे उसके द्वारा तो नए धर्म का आगमन हुआ था इंडिया में। जोड़े बनाइए। अब जोड़े बनाना है। राज तरंगिनी किसने लिखी थी बताओ? कश्मीर का इतिहास। राज तरंगिनी कश्मीर का इतिहास पता चलता है कल्हण के द्वारा। ठीक है, देखो शेरशाह का मकबरा किसके द्वारा लिखा गया था? शेरशाह का जो मकबरा है सासाराम। ठीक है, तो उसको मिला लेना भक्त बहुत बढ़िया से। आपको अगर नोट्स बनाए होंगे तो ये सब मिल जाएगा। ठीक है, मध्यकाल की वैसे वस्त्रों की सूची बनाई जिनका व्यवहार हम आज भी करते हैं, ये लिखना है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 2 प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन को बताइए। तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो मध्यकाल में क्या हुआ था? पहले चरखा हुआ था, फिर पहले धुनी हुआ था, जिससे कपड़ा धुनते हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर था? चीन में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, आइए समझिए। वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? यह मेरे को बता दिया। मेरे को गंगा यमुना सरस्वती की सब क्या समझती है ये भी मैंने को बता दिया। पार्ट 1 में ये दोनों बताया मैंने।
8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तन को लिखें। 8वीं शताब्दी के आसपास क्या परिवर्तन हुए ये आपको लिखना है। क्या कैसे लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कैसे लिखना है आपको। देखो 8वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन हुए, भूमि के लिए क्या परिवर्तन हुए, वस्त्र के लिए क्या परिवर्तन हुए, सिंचाई के लिए क्या परिवर्तन हुए, खेतों के लिए क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, युद्ध के क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुए, ये सब लिखना है। वस्त्रों के लिए धूनी और चरखा, ठीक है, आप कह सकते हैं कि युद्ध के लिए घोड़े के नाल के लिए, ठीक है, और सिंचाई के लिए कुआं और राहट के लिए, ठीक है, और कागज़ के लिए कागज़ का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, पांडुलिपि के लिए कागज़ का इस्तेमाल होने लगा। बहुत सारी जो चीज़ें मैं आपको बता दिया है, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे बढ़िया से तो आप लोग लिख लेंगे आसानी से। तो बच्चों इसे विचार करना है, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं? क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं? आपने प्राचीन काल तो पढ़ा ही नहीं है बढ़िया से, ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊँगा। जब भी एक व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे? ये सोचिए, ये कौन से जो लास्ट मैंने आपको बताया था, जब वो दिल्ली से दूसरी राजधानी शिफ्ट कर रहा था, उस पर ये क्वेश्चन है कि जब एक ही घटना पे संबंध में अलग अलग मत आते हैं, एक जो और इतिहास कह रहा था कि उसने सिर्फ राजधानी बदलने के लिए की थी और दूसरा कह रहा है कि नहीं, उसने उसके मन में सन की था। तो ऐसी परिस्थिति में इतिहास क्या करते हैं? इतिहास का अन्य स्रोतें इकट्ठा करते हैं। और एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा कि एग्जाम्पल 1 कि जो राजा दिल्ली स्थापित कर रहा था तो इतिहासकार ये कह रहा था और दूसरा इतिहासकार ये कह रहा था। ये अपने मन से लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखना है कि पहले कहानी लिख लीजिएगा कि दिल्ली से मुर्शिदाबाद की स्थापना कर रहा था कौन? राजा। तो एक इतिहासकार नंबर 1 ये कह रहे थे और इतिहासकार नंबर 2 ये कह रहे थे। इस क्षेत्र में इतिहासकार क्या करते हैं? अन्य स्रोतों की जुटाने के लिए में और प्रयास लग जाते हैं, अन्य स्रोतों की, क्योंकि उनके सत्य बाहर निकले किस क्या कहना चाहते हैं। आप भी संस्मरण लिख सकते हैं। आपकी पसंद और कवियों की रुचि के अनुसार किसी परिचित व्यक्ति अपने जीवन की घटना को लिखिए। आप अपने घटना को लिखिए कि मैं दिन में क्या खाता हूँ, मैं दिन में क्या पहनता हूँ। अब डेली जैसे कैसे संस्मरण क्या होता है? संस्मरण मतलब डायरी। आज जैसे मान लो कि जैसे आज 30 तारीख है तो 30 तारीख है तो 30 तारीख को मैंने क्या किया? सुबह उठ के नहाया, उसके बाद मैंने मम्मी के पैर लगे, फिर खाना खाया, फिर पढ़ाई की, फिर दीदी से थोड़ा झगड़ा कर लिया, फिर थोड़ा मोबाइल चला लिया। तो ये डेली का संस्मरण है। तो आज आपको लिख के लिखना है, ठीक है। आज आपको लिखना है, संस्मरण लिखना है कि आज आपने दिन भर में क्या किया, या कल सोचिएगा कि कल मैंने दिन भर में क्या। संस्मरण कब लिखते हैं पता है? रात को सोने के समय लिखते हैं। जब दिन भर का आपका सारा काम आपका माइंड में याद रहे तब लिखो कि मैंने आज क्या क्या किया। या एक संस्मरण एक दिन का पहले का लिखा जाता है, ठीक है। जब आपका दिन भर का कि कल मैंने क्या किया, या आज रात को कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, ठीक है। और आजकल के प्रचलित सिक्कों में किन किन बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो बताइए। प्रचलित सिक्के में पहले तो हम लोग भाषा जान सकते हैं, दूसरा क्या सकते हैं कि किस नंबर का है, कब छपी है, किस धातु की है, ठीक है, उसका मूल्य क्या है बाज़ार में, ये सब जान सकते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली चैप्टर ख़त्म कर दिया, ठीक है बच्चों। अगर आप नए हैं चैनल पे तो फोकस ऑन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, ठीक है। ओके बच्चों, राधे राधे, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, जय हिंद।